जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 250 एटीवीज को खरीदने के लिए आर्मी ने जारी करी आरएफपी। जापान के साथ मिलकर इसरो चंद्रमा के डार्क साइड को करेगी एक्सप्लोर। भारत चीन की रिसर्च वेसल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने से रोकेगा। असम में इंडक्ट होगी आर्मी की एलसीएच हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन। और कोची में डीआरडीओ लेबोरेटरी ने स्थापित करी इंडियन नेवी के लिए विकसित किए गए सोनार सिस्टम्स की टेस्टिंग फैसिलिटी। करीब 250 ऑल टेरेन व्हीकल्स को खरीदने के लिए आर्मी की तरफ से एक आरएफपी जारी की गई है। और आरएफपी के मुताबिक जो ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, इन्हें बाय इंडियन कैटेगरी के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जाएगा। ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, तो इनमें स्वदेशी डिजाइन के साथ कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। और इनमें से करीब 91 व्हीकल्स को लद्दाख में भी तैनात किया जाएगा। इस खरीद के तहत आर्मी को जिस तरह की एटीवीएस की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें कम से कम ड्राइवर के साथ 4 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ड्राइव सिस्टम 4x4 होना चाहिए। मिनिमम पेलोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग रेंज कम से कम 400 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। बाकी 17,000 फीट तक की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम, -20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर ऑपरेट करने में सक्षम। और बाकी जैसे कि नाम है ऑल टेरेन व्हीकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर तरह के इलाके में इन्हें ऑपरेट किया जा सके, तो इस तरह से इनका डिजाइन होना चाहिए। बाकी भारत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, तो इस तरह की और भी कई कंपनीज हैं जो आर्मी के इन ऑल टेरेन व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि इस महीने इंडियन आर्मी के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच की पहली स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज होने के लिए तैयार है। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी के एलसीएच हेलीकॉप्टर्स की जो पहली स्क्वाड्रन है, तो ये असम के मिसामारी एयरबेस पर बेस्ड होगी और ये एविएशन ब्रिगेड का हिस्सा होगी, जिसका मेन टास्क है अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण पश्चिमी हिस्से को डिफेंड करना। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो एलसीएच हेलीकॉप्टर्स हैं, ये मिसामारी एयरबेस पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उन्हें आर्मी एविएशन ब्रिगेड के बाकी के एसेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इस महीने के अंत तक इन हेलीकॉप्टर्स की औपचारिक रूप से इंडक्शन सेरेमनी कंडक्ट होगी। और आपको ये भी बता दें कि मिसामारी एयरबेस पर जो ये आर्मी एविएशन ब्रिगेड है, इसे पिछले साल ही मार्च में रेस किया गया था। और बाकी अभी इस ब्रिगेड के पास रुद्रा हेलीकॉप्टर्स की भी स्क्वाड्रन है और लॉजिस्टिक नीड्स के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की यूनिट और एलईसी को मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूएवी यूनिट भी इस ब्रिगेड का हिस्सा है। आज सोमवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए इसरो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ का कहना था कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज अपनी मार्केटिंग आर्म एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मूव करेगी और आने वाले वर्षों में एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। बाकी इसरो से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि मून और मार्स मिशन के बाद अब इसरो की नज़र इसरो विनस मिशन के साथ मून के डार्क साइड को भी एक्सप्लोर करने के मिशन को प्लान कर रहा है, जो कि जापान के कोलैबोरेशन के साथ प्लान किए जा रहे हैं, जिसके तहत इसरो अपने रोवर को चंद्रमा के उस क्षेत्र पर पहुंचाना चाहता है जिस क्षेत्र ने कभी भी लाइट नहीं देखी है। और इस मिशन के लिए वे जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ भी बात कर रहे हैं। और फिलहाल इनिशियल प्लान्स तो कुछ ऐसे हैं कि इसरो द्वारा बनाए गए ल्यूनर लैंडर और रोवर जापानीज रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे और फिर जिसके बाद मून के साउथ पोल के पास एक प्लान्ड लैंडिंग भी उसका हिस्सा होगी। फिर इसके बाद इसरो द्वारा बनाए गए जो रोवर है, वो चंद्रमा की उस परमानेंट शैडो रीजन पर मूव करेगा जहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं पड़ती है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये वाला जो मून मिशन है, ये चंद्रयान 3 वाले मिशन से अलग है, जबकि चंद्रयान 3 को अगले साल के जून तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। और बाकी ये तो आप सभी को याद ही होगा कि 22 जुलाई 2019 को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने चंद्रयान 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और इसके साथ जो लैंडर भेजा गया था, जिसका नाम था विक्रम, तो उसे करीब 48 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पर लैंडर का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। हालांकि संपर्क को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। और ये देखकर इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन रोने भी लगे थे। और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और पूरे भारतवर्ष ने एक स्वर में इसरो को कहा था कि हमें आप पर गर्व है। और इस बात में संदेह आज भी नहीं है कि इन 75 सालों में इसरो के साइंटिस्ट ने स्पेस सेक्टर में कई अद्भुत कारनामे करके जो हम सभी को गर्व महसूस कराया है, तो उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी पूरी जर्नी ही काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। ये तो आप जानते होंगे कि इसरो के शुरुआती दिन थे वो कितने स्ट्रगलिंग थे। रिसोर्सेज की भारी कमी थी, बजट की कमी थी, हालात तो कुछ ऐसे थे कि पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले कुछ पार्ट्स साइकिल में तक ले जाए गए थे। और इन्हीं सब स्थितियों के बीच इसरो को आगे बढ़ना था। और अब आज का समय है जब इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज के समय में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस के लिए जानी जाती है। और भले ही नासा, रॉसकॉस्मॉस, इस तरह की जो बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं,
वो फाइनेंशियली इसरो से काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग की कामयाबी में ये इसरो से आगे नहीं है, क्योंकि आज तक इसरो ने जितने भी मिशंस लॉन्च किए हैं तो उनमें से कुछ ही ऐसे रहे हैं जिनमें हमें कामयाबी नहीं मिली थी, वरना इसरो के अधिकतर मिशंस पूरी तरह से सफल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा प्रमाण तो मंगल मिशन ही है, जिसे इसरो ने पहली बार में ही सफल करके दिखाया था। और इसरो से जुड़ी ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जिस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ही बन सकती है, और उन सारी बातों को हम इस एपिसोड में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। लेकिन हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं एक बेहद ही खास ऑडियो बुक जिसका नाम है राइज ऑफ इसरो द प्राइड ऑफ इंडिया। और इस ऑडियो बुक के माध्यम से आपको इसरो से जुड़ी ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको निश्चित रूप से काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। और इस ऑडियो बुक को आप भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। तो अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुकू एफएम की मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद राइज ऑफ इसरो नाम की इस ऑडियो बुक को कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, और वो भी हिंदी में। और इसका पहला एपिसोड हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करके इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आप में से जो 50 लकी यूजर्स होंगे तो उन्हें कुकू एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन में 100% कैशबैक तक मिल सकता है। बस ध्यान रहे ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। 4 नवंबर को एक कार द्वारा हिट किए जाने के बाद XIB ऑफिसर आरएन कुलकर्णी की मृत्यु हो गई थी। और पहले तो इस मामले को एक रोड एक्सीडेंट वाले मामले की तरह देखा जा रहा था, लेकिन जब पुलिस द्वारा CCTV फुटेज चेक की गई तो उससे कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हुआ कि ये कोई रोड एक्सीडेंट वाला मामला नहीं है, बल्कि आरएन कुलकर्णी को जानबूझकर उस कार द्वारा हिट किया गया था। और फिर जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को एक मर्डर केस की तरह रजिस्टर किया और अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 3 लोगों को कस्टडी में लिया भी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि वे इस मामले के हर एक पहलुओं को देख रहे हैं ताकि इस अपराध के एग्जैक्ट रीजन को समझा जा सके। और वैसे आपको बता दें कि आरएन कुलकर्णी ने एक बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने आतंकवाद को एक्सपोज भी किया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज जम्मू डिवीजन के रामबाड़ डिस्ट्रिक्ट से सुअरों के संगठन अलकायदा के एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमीरुद्दीन खान के तौर पर हुई है। और गिरफ्तारी के समय इसके पास से एक चाइनीज ग्रेनेड भी रिकवर किया गया था और बाकी मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे कि अभी हाल ही में चाइना की रिसर्च वेसल युवांग वांग 6 के इंडियन ओशन रीजन में होने की रिपोर्ट सामने आई थी, और वो भी भारत के महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट से पहले। तो अब इससे जुड़े एक और रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि चाइना की रिसर्च वेसल को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कि 2019 में जब चाइना की रिसर्च वेसल शीयान-1 पोर्ट ब्लेयर के पास देखी गई थी, तो फिर उसके बाद इंडियन नेवी ने फोर्सफुली उस चाइनीज वेसल को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर कर दिया था। तो इसलिए सोर्सेज का यह कहना है कि इंडियन नेवी इस बार भी ऐसा ही करेगी अगर चाइना के रिसर्च वेसल ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने का प्रयास किया तो। हालांकि फिलहाल अभी चीन की जो रिसर्च वेसल है तो इसकी डेस्टिनेशन किसी भी पोर्ट पर तो मार्क नहीं की गई है, और ऑफिशियल कहना है कि जहां तक है चाइना की ये वेसल ओपन सी में ही रहने वाली है। बाकी जैसे कि कहा गया है कि भारत की इनकी हर एक मूवमेंट पर लगातार नजर है। नेवी के सरफेस और सब सरफेस एसेट्स युवांग वांग 6 को ट्रैक कर रहे हैं। UAVs, लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, तो इन सभी एसेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑफिशियल का ये भी कहना है कि हम ऐसी पोजीशन पर हैं जिससे हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि ये शिप क्या चीज ट्रैक कर रही है। हालांकि जब तक ये वैसल ओपन सी पर है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भारत की तरफ से एक्शन तभी लिए जा सकते हैं जब ये वैसल भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करे। और जबकि एक अन्य ऑफिशियल के मुताबिक प्रॉब्लम बस एक ही है कि अगर इस चाइनीज रिसर्च वेसल को हमारे किसी समुद्री पड़ोसी द्वारा उनके टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। और बता दें कि भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है, तो अगर इनमें से कोई चाइनीज वेसल को उनके टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करने की परमिशन देता है तो फिर ऐसे में भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कानून हैं तो वो वहाँ पे लागू नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखाएं हैं। और इसलिए अगर बांग्लादेश इस चाइनीज वेसल को चटगांव में डॉक करने की अनुमति देता है या फिर श्रीलंका हम्बनटोटा पर, तो ऐसे में चाइनीज वेसल हमारे समुद्री तट के बेहद करीब होगी और जो सब कुछ ट्रैक कर रही होगी। आज सोमवार को इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। और इस दौरान कई सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बावजूद दोनों देशों के बीच बायलैटरल मिलिट्री कॉपरेशंस को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग तरीकों पर फोकस किया गया है। और जबकि आज फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ भी मीटिंग करी थी, और इस दौरान भी दोनों देशों की डिफेंस फोर्सेस के बीच डिफेंस कॉपरेशन के अलग अलग पहलुओं को डिस्कस किया गया है। बाकी इसके अलावा जैसे कि भारतीय विदेश मंत्री की रशिया की ऑफिशियल विजिट शुरू हो चुकी है, और अभी के समय भारतीय विदेश मंत्री की इस रशिया विजिट को बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब एक्सपर्ट्स की नज़र है कि भारत
यूक्रेन और रशिया के बीच शांति स्थापित करने के लिए कौन कौन से संभावित भूमिकाएं निभा सकता है। और जबकि इसी बीच एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें यूक्रेन का ये कहना है कि उन्हें वेस्टर्न मिलिट्री एलाइज से और भी अधिक एयर डिफेंस सिस्टम्स रिसीव हुए हैं जो कि रशियन स्ट्राइक्स के खिलाफ उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए उन्हें मदद करेंगे। और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स में यूएस का NASAMS और इसके अलावा इटली का एस्पाइड मीडियम रेंज का एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इंक्लूड है। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि कोची में DRDO की NPOL लेबोरेटरी ने इंडियन नेवी के सोनार सिस्टम्स के लिए टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को स्पेस का नाम दिया गया है जिसकी फुल फॉर्म है सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ये एक अत्याधुनिक फैसिलिटी है जहां पे इंडियन नेवी के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि शिप्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स, तो इन सभी में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किए गए सोनार सिस्टम्स को टेस्ट और इवेलुएट किया जाएगा। और ये स्पेस फैसिलिटी NPOL के ही कॉन्सेप्ट डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है और इसका निर्माण किया है L&T शिप बिल्डिंग ने। और ये फैसिलिटी मुख्य रूप से सोनार सिस्टम के इवेल्यूएशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी और जिससे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स जैसे साइंटिफिक पैकेजेस के क्विक डिप्लॉयमेंट और इजी रिकवरी संभव हो पाएगी। और आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी फैसिलिटी है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस फैसिलिटी की यूनिकनेस विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म में निहित है। बाकी आपके लिए आज का सवाल, नसीम अल बहर, तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ आयोजित करी थी। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे जो ये ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।